नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। आज की बात बताएगा तिल, कल की बात बताएगा तिल, दिल की बात बताएगा तिल, राज की बात बताएगा तिल। तो तिल बताएंगे कल की बात, तिल बताएंगे दिल की बात, तिल खोलेंगे आपका हर राज, तिल बताएंगे आपका आज। जी हाँ, हम सभी के शरीर पर तिल होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये तिल हमारे भविष्य, हमारे स्वभाव, हमारी खूबियों और हमारी खामियों के बारे में बहुत कुछ बयां करते हैं। क्या है शरीर पर बने तिलों का किस्मत से कनेक्शन, यही आज काल चक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो इस खास और दिलचस्प जानकारी को गौर से सुनने, देखने और समझने के लिए ध्यान से देखिएगा आज का काल चक्र। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। आज 14 मई 2026 दिन गुरुवार है। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11:20 तक है। इसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होगी। रेवती नक्षत्र रहेगा रात 10:34 तक। इसके बाद अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा। दोनों नक्षत्र मूल संज्ञक हैं। प्रीत योग शाम 5:53 तक। इसके बाद आयुष्मान योग शुरू होगा। आज गुरु प्रदोष व्रत है और आज सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है। आज रात 10:24 पर पंचक समाप्त हो जाएंगे। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे बृहस्पतिवार है तो राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक और गुलिक काल रहेगा सुबह 8:54 से सुबह 10:36 तक। इन अशुभ समयों में दक्षिण दिशा की यात्रा कदापि न करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज की अपनी दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनकी आंख या नाक पर तिल होता है। ऐसे लोगों का स्वभाव कैसा होता है? क्या इन्हें जल्दी सफलता मिल जाती है या फिर इनका पूरा जीवन कष्टों में बीतता है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, दिलचस्प चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले एक वाकया भी मुझे याद आता है कि जब हम छोटे थे और कुछ गले पे तिल थे तो मैंने अपनी मम्मी से पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, तुम्हें बड़े होके ना बहुत सारे 9 लखा हार मिलेंगे। तो कुछ इस तरीके से भी होता है क्या? देखो, ऐसा है, तिल का अपने आप में बहुत महत्व होता है। और तिल का इतना महत्व होता है कि अगर किसी लड़की के या महिला के कंठ में तिल हो तो उसे चाहे आप झोपड़ी में भी ब्याह दें, लेकिन वो राजलक्ष्मी बन ही जाती है। उसके जीवन में वो सारे वैभव होते हैं जो लोगों के लिए अकल्पनीय होते हैं। तिल का ये असर है। लेकिन वही तिल अगर दाहिने होठ पर हो जाए, दाहिने होठ के ऊपर हो जाए, तो बदनामी पीछा नहीं छोड़ती। और बाएं होठ के ऊपर हो जाए तो अपने पति की, अपने परिवार की वो हृदय की धड़कन होती है। इसी तरह से पुरुषों के भी तिल के लक्षण हैं और तिल का प्रभाव होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में जैसे कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है और आप उसकी जन्म कुंडली देख रहे हैं तो तिल लक्षण, मस्सा लक्षण भी होता है। आपने देखा होगा किसी किसी को ब्लैक स्पॉट होता है हाथ पे, किसी को हथेली के ऊपर ब्लैक स्पॉट होता है, किसी के पेट में ब्लैक स्पॉट होता है। तो इसको लक्षण कहते हैं। पुरुषों का लक्षण दाहिने भाग में बहुत भाग्यशाली होता है। स्त्रियों का लक्षण बाएं भाग में बहुत भाग्यशाली होता है। इसी तरह से पुरुषों का लक्षण बाएं भाग में दुर्भाग्य को बढ़ाता है। स्त्रियों का लक्षण दाहिने भाग में दुर्भाग्य को बढ़ाता है। स्त्रियों के तिल बाएं भाग में सुशोभित होते हैं, बहुत फायदा पहुंचाते हैं। पुरुषों के तिल दाहिने भाग में बहुत सुशोभित होते हैं, लाभ पहुंचाते हैं। लेकिन स्त्री हो या पुरुष, अगर पैर के तलवे में तिल होगा तो ऐसा आदमी हर समय संक्रमण करता रहेगा, हर समय भ्रमण पे ही रहेगा, चक्कर है इसके पैर में, ऐसा बोलते हैं। और ऐसा आदमी अगर हथेली के ऊपर तिल होगा तो भी हर समय मतलब कि खर्च में ही परेशान रहेगा। हाँ, मुट्ठी जहाँ तक बंद होती है उसके अंदर अगर तिल होगा तो ऐसे आदमी के पास धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी।
लेकिन अगर मुट्ठी के बाहर तिल होगा तो पैसा तो आएगा लेकिन कभी टिकेगा नहीं। और कुछ लोगों के जीभ पर, जबान पर भी तिल होता है। ऐसे लोगों की जबान काली मानी जाती है। ऐसे लोग अच्छा तो जो कहें वो भले सच न हो, लेकिन अगर बुरा कह दें तो उसे तो कोई काट नहीं सकता, वो सच ही हो जाती है। ये काली जबान होती है। कुछ लोगों को मैंने देखा भी है कि जिनके जीभ पे तिल का निशान होता है, वो चाह करके भी इसका कोई उपाय नहीं कर सकते। उसी तरह से महिलाओं के अगर नाक पर तिल हो तो वो गुस्सैल होती हैं, लेकिन नाक पर अगर मस्से का चिन्ह हो तो उनका वैवाहिक जीवन जरूर टूटता है, जरूर टूटता है, जरूर टूटता है। किसी उपाय पे वैवाहिक जीवन उनका नहीं टिकता है। या तो पत्नी की मृत्यु हो, पति की मृत्यु होगी, या तो पत्नी के साथ संबंध विच्छेद होंगे अगर नाक पे यहाँ मस्सा है तो। मस्सा और तिल दोनों अलग 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 हैं। तिल तो है बेटा चमड़े के अंदर होता है, मस्सा जो होता है उसका आवरण जो होता है वो चमड़े के ऊपर होता है। और मस्सा समय आने पर बढ़ता भी है, लेकिन तिल बढ़ता नहीं है। तिल जो है चमड़े के अंदर होता है और मस्सा जो होता है ऊपर होता है। उसको स्पर्श करोगे तो उसका अस्तित्व तो आपको पता चलेगा। उसको हाथ से छूने पर हल्की सी त्वचा से उसकी ऊंचाई रहती है, उसको मस्सा कहते हैं। और जो चमड़े के अंदर ही होता है, जिसका रंग काला दिखाई देता है, उसको हम तिल कहते हैं। तो ज्योतिष में देखने की इसकी विधा ये है, मान लो कि दिव्या कोई सामने नहीं है, उसकी कुंडली हम देख रहे हैं, तो हमें ये देखना होता है कि इस व्यक्ति का जन्म किस दृष्काण में हुआ है। अगर प्रथम दृष्काण, द्वितीय दृष्काण, तृतीय दृष्काण, 30 अंश का एक लग्न होता है। अगर किसी का जन्म 0 डिग्री से लेकर के 10 डिग्री के अंतर्गत है तो प्रथम दृष्काण है। 10 डिग्री एक कला से लेकर के 20 डिग्री तक है तो द्वितीय दृष्काण में है। और 20 डिग्री एक कला से लेकर 30 डिग्री तक है तो तृतीय दृष्काण में है। अब ये तिल, कटे का चिन्ह या मस्सा जो होगा, अगर प्रथम दृष्काण में लग्न है तो गर्दन, कंठ के ऊपर के ही भागों में ये सारे चिन्ह होंगे। अगर द्वितीय दृष्काण में होगा तो कंठ से लेकर के और मतलब कि जांघ पर्यंत ये लक्षण मिलेंगे आपको। अगर तृतीय दृष्काण हो तो जांघ के नीचे और पैर के तलवे तक ये सारे लक्षण मिलेंगे। इस तरह से इसका विचार ज्योतिष शास्त्र में किया जाता है। कईयों के शरीर में तो बहुत ज्यादा तिल होते हैं। हाँ, कुछ लोगों के शरीर में बहुत ज्यादा तिल होते हैं। और अगर बाएं और दाहिने दोनों तरफ तिल हो तो सुप्रभाव और कुप्रभाव दोनों नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, देखो ये शरीर जो है भगवान की अद्भुत रचना है और इसके बारे में आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो आखिरी बात ये कह सके कि मैंने पूरे शरीर के संरचना को या इसमें होने वाले रोग शोक को समझ लिया है। ऐसा कोई विश्व में अभी पैदा नहीं हुआ है। कुछ लोगों के शरीर में बाई बर्थ गिल्टियां होती हैं, मतलब छोटी छोटी गिल्टियां पूरे शरीर में होती हैं। उस समय के साथ लुप्त भी हो जाती है। समय के साथ लुप्त भी होती हैं और समय के साथ कैंसीरियस भी हो जाती हैं। दोनों खतरे हैं। तो ये शरीर व्याधि का मंदिर है। इस शरीर में कब कौन से रोग उत्पन्न हो जाएंगे ये तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए कहते हैं ना कि मनुष्य का शरीर पानी का एक बुलबुला है, कहाँ कब फूट जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसीलिए कहते हैं कि हर समय आपको ईश्वर की शरणागति में रहना चाहिए, हर समय भगवान को धन्यवाद करते रहना चाहिए, हर समय भगवान का स्मरण करना चाहिए। बड़े भाग्य से बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। सदग्रंथों ने कहा है कि बड़े भाग्य से मानुष का तन मिलता है। सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों? देवता स्वर्ग में तो रह सकते हैं लेकिन देवता मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। देवता ब्रह्मा को, भगवान श्री हरि विष्णु को नहीं प्राप्त हो सकते, सायुज्य नहीं प्राप्त कर सकते। उनको उसके लिए जब उनका पुण्य खत्म होगा तो फिर मृत्युलोक में आना पड़ेगा। लेकिन मृत्युलोक में आप तपस्या करके, शुभ आचरण करके और भगवत चिंतन करके मोक्ष को भी प्राप्त हो सकते हैं, भगवान में अपने आप को विलय कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए दुर्लभ है। सदग्रंथ निगावा, ऐसा सदग्रंथों ने कहा है। तो जिन लोगों की सीधी आंख के नीचे
सीधी आंख माने पुरुषों की बात कर रहा हूँ। सीधी आंख के नीचे या नाक के पास तिल होता है, ऐसे लोग प्रेम के मामलों में दूसरों से अधिक भावुक होते हैं, लेकिन यही महिलाओं में होगा तो विपरीत हो जाएगा। स्वभाव से थोड़े रहस्यमयी होते हैं और इन्हें समझना काफ़ी मुश्किल होता है। इन्हें दूसरों की मदद करना भी बहुत अच्छा लगता है। जिन लोगों के बाईं आंख के कोने के पास तिल हो, ऐसा व्यक्ति लड़की के लिए कह रहे हैं प्रेम के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाला पुरुष होगा, तो प्रेम के लिए लड़ाई झगड़ा करने वाला होगा। ये लोग अपने प्यार को पाने के लिए कोई अपराध भी कर सकते हैं। जिनका अक्सर अपनी स्त्री से कलेश रहता है, किसी की अगर दाहिनी आंख पर तिल हो तो वो अपनी स्त्री से बहुत ज़्यादा प्रेम भी करता है। अगर किसी व्यक्ति के दाईं आंख के कोने पर तिल है तो वो लोग बहुत भावुक होते हैं। ऐसे लोग दूसरों से जलन करने वाले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति की बाईं आंख की पलक पर तिल है तो समझ लेना चाहिए कि वह दिमाग से बहुत तेज है। ऐसे लोग अच्छे कूटनीतिकार होते हैं। कूटनीति के कारण कई मुश्किल कार्यों में सफलता भी प्राप्त करते हैं। देखिए, स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में एक ही जगह तिल एक जैसा प्रभाव नहीं देता है। हमारे शास्त्रों की मान्यता है महिलाओं के वाम भाग में तिल सुशोभित हो तो वो अच्छा होता है, महिलाओं के दाहिने भाग का तिल अच्छा नहीं होता। अगर किसी महिला के सीने पर दाहिने तरफ तिल हो तो उसे कभी अपने पति का प्यार नहीं मिल पाता है, कभी वो अपने पति की प्रियतमा नहीं बन पाती है। हर समय बैर विरोध की स्थिति रहती है। उसी तरह से अगर किसी स्त्री के बाएं सीने पर तिल का निशान हो जाए तो आप समझ लो कि वो अपने पति की प्राण प्यारी होती है, बहुत ही ज़्यादा उसका सम्मान होता है। इसी तरह से अगर महिला की बाएं पेट पर तिल का निशान हो तो उसके कोख से पैदा होने वाले सारे संतान चिरंजीवी, दीर्घायु और बुद्धिमान होते हैं। दाहिने तरफ पेट पर तिल हो जाए तो उसके संतान बीमार, रुग्ण और जीवन में असफल होते हैं। ये तमाम बातें ऐसे हैं जो पुरुष और महिलाओं दोनों पर अलग अलग रूप से लागू होते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में इसका विस्तृत वर्णन है, जिसे आप सामुद्रिक शास्त्र का अध्ययन करके जान सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, तिल से जुड़ी ये खास जानकारी आगे भी देंगे। शरीर के किस अंग में तिल होना शुभ माना जाता है या फिर उससे हानि होती है, ये भी पंडित जी से जानेंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। आज मेष राशि के जातकों को बता दूं अभी तक तो सूर्य आपकी राशि में ही है, बुध और मंगल भी उसके साथ हैं, लेकिन इनका गोचर परिवर्तन शीघ्र ही होने वाला है। माने कल तक गोचर परिवर्तन होने की संभावना बनी हुई है। तो अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, धन भाव में स्वगृही शुक्र है, तो जरा सा सोच समझ करके करिए तो नुकसान नहीं होगा। काम में आपका मन लगेगा, वैवाहिक जीवन बेहतर रहेगा। कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान करेगी। दूसरों के मामले में ज़्यादा दखल ना दें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मेष के बाद अब बारी वृषभ राशि के राशिफल को जानने की। तो कैसी रहेगी वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में स्वगृही शुक्र है और वृषभ राशि के द्वितीय भाव का अगर अवलोकन किया जाए तो उसमें बृहस्पति की स्थिति है। उसका स्वामी लेकिन बुध व्यय भाव में है। तो अगर आज आपका कोई दोस्त आपके लिए थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करे तो आपको धन लाभ हो सकता है। कार्य क्षेत्र में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। माता पिता के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। जोखिम लेकर के कोई काम आपको नहीं करना चाहिए। हो सके तो पीपल का पौधा लगाएं।
शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए तिल को लेकर आगे भी खास जानकारी पंडित जी से अपने दर्शकों को मिलेगी, लेकिन इससे पहले एक कालचक्र की दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। कोलकाता से पंपा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी मुझे अपने पति के बारे में पूछना है। पंडित जी उनका नाम है संदीप शाह और उनका एज है 53 जी। तो पंडित जी वो अभी तो नौकरी तो कर रहे हैं, अच्छी जगह कर रहे हैं, पर उनको और भी जगह से मतलब आ रहे ऑफर, तो क्या करें, यहाँ पे ही रहे कि दूसरी जगह पे चले जाए। और मुझे एक जानकारी चाहिए पंडित जी। मैं 15-16 साल से श्रीयंत्र और पति की शिवलिंग की पूजा करती हूँ, पर जहाँ जहाँ मेरे पति जाते हैं वही मैं भी चली जाती हूँ, और कुछ दिन वहाँ रहने के बाद दूसरी जगह जाना पड़ता है उनको मोबिलाइजेशन के जैसे, तो वो भगवान मेरा उधर छूट जाता है, मैं घर आ जाती हूँ। तो ऐसा बहुत दिन तक होता है मेरे साथ। तो मेरे ऊपर कोई पाप तो नहीं चल रहा है पंडित जी, क्योंकि मैं मतलब पूरा 15-16 साल से कनकधारा स्तोत्रम, माँ विंध्यवासिनी चालीसा, ये सब मैं बहुत दिन से करती हूँ पंडित जी। तो मेरे मन में बहुत असंतुष्ट है पंडित जी, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आता पंडित जी। देखो, पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि तुम इतनी बड़ी साधना कर रही हो और इतनी बड़ी महाशक्ति विंध्यवासिनी से जुड़ी हुई हो, इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में संशय है, अगर इसके बाद भी तुम्हारे मन में भय होता है, तो ये दुर्भाग्य का विषय है। अरे 2 बार विंध्यवासिनी कहने के बाद, 2 बार विंध्यवासिनी का चिंतन करने के बाद मनुष्य की चिंता दूर हो जानी चाहिए, क्योंकि जगत जननी जगदम्बा अगर वो भगवान कृष्ण का जान बचाने के लिए कंस के पास आ सकती हैं और कंस को बता सकती हैं कि तुझे मारने वाला देवकी का लाल पैदा हो चुका है और तू मुझे क्या मारेगा, मैं जा रही हूं विंध्यवासिनी, विंध्याचल जा रही हूं। तो कहने का आशय, आप श्री सूक्तम का पाठ भी करती हो, कनकधारा स्तोत्र भी करती हो, इसके बाद ये जो सांसारिक दुख सुख हैं अगर ये आपको प्रभावित करते हैं, तो आप मान के चलिए कि कहीं न कहीं आप संसार में ज्यादा लगी हुई हैं। अरे ये संसार के दुख सुख क्या होते हैं? शमशान घाट में खड़े होकर या राज तिलक होते हुए, दोनों स्थानों पर अगर आपके चेहरे का भाव एक जैसा हो तब तो आपके साधना है। और अगर श्मशान में रोने लगे और राज तिलक का मुकुट पहनकर नाचने लगे, तो फिर तो ये आपके जीवन की जीत नहीं हार हुई। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप मां विंध्यवासिनी को संपूर्ण शरणागति दीजिए और जो भी जीवन में घटित हो उसमें माता की कृपा मानिए और खुश होइए और नाचिए। हाँ, आपके पति के प्रमोशन का समय 2 जून के बाद बन रहा है। ये जून में भी हो सकता है, जुलाई और अगस्त में भी हो सकता है, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन जीवन है। 14 साल तक जगत जननी जगदम्बा मां सीता जंगलों में रही हैं, लेकिन कभी कहीं वर्णन नहीं है कि उन्होंने दुख महसूस किया। तो अगर कुछ ऊपर नीचे होता है उसमें प्रसन्न रहिए और आप श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र जैसे पवित्र मंत्रों का जप करती हैं, मां विंध्यवासिनी का स्मरण करती हैं। इसके बाद भी अगर आपके अंदर ये निगेटिविटी है, तो मैं तो कहूँगा कहीं न कहीं से आपका या तो पूर्व जन्म का प्रारब्ध दूषित है, या इस जन्म में आप पूर्ण रूपेण अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रही हैं। विश्वास में कहीं कमी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या आपके शरीर के किसी भाग में तिल है और आप जानना चाहते हैं कि ये तिल आपको आपके कल की क्या जानकारी दे सकता है, तो आपको आज का हमारा कालचक्र का ये एपिसोड बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। चलिए इसी के साथ बात करते हैं, जिन लोगों के गाल पर तिल होते हैं, ऐसे लोग किस स्वभाव के होते हैं और इनका आने वाला कल कैसा रहता है, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, गाल पर तिल और अगर सीधे या फिर उल्टे किसी भी गाल पर तिल हो तो क्या वो भी अलग अलग माना जाता है? पुरुषों के अगर दाहिने गाल पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत अधिक काम वासना का शिकार होता है। कई बार ऐसे लोगों का झगड़ा अपने प्रेमी और जीवन साथी से हो जाता है। जिन लोगों के, पुरुषों के बाएं गाल पर कान से थोड़ी दूरी पर तिल होता है, उनकी बौद्धिक क्षमता उच्च स्तरीय होती है। इन्हें एक जैसा जीवन
पसंद नहीं होता है। समय समय में बदलाव करना इन्हें पसंद होता है। किसी व्यक्ति के दाहिने गाल पर तिल हो तो वो धनवान भी होता है। यही तिल अगर महिलाओं के बाएं गाल पर हो तो वो धनवान होती हैं, अपने पति की प्रियतमा होती हैं और तमाम प्रकार की विलासिता संबंधी वस्तुओं को प्राप्त करने वाली होती हैं। होठ के बाईं ओर ठीक कोने में तिल हो पुरुष के तो ज़्यादा कामुक होता है और बदनामी भी मिलती है। यही अगर महिलाओं के दाहिने होठ के कोने पर तिल का निशान हो तो ये कामुक होती हैं और इन्हें बदनामी भी झेलनी पड़ती है। ओठ के ठीक ऊपर दाईं ओर तिल हो तो व्यक्ति अपने कार्य की मौलिकता के साथ करता है। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और इनकी कल्पना शक्ति भी उत्तम होती है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए इसी के साथ मेष और वृषभ राशि का राशिफल तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति इस समय 26 अंश 40 कला पर विराजमान है। आपका राशि स्वामी बुध इस समय 28 अंश 11 कला पर मेष राशि में सूर्य के साथ विराजमान है, लेकिन बुध अभी भी अस्त बना हुआ है। और आपके आजीविका के स्थान में आज चंद्रमा और शनि की युति है। तो कहने का आशय बृहस्पति और बुध का इत्तेसाल होना सरकार से धन लाभ कराएगा। अगर आप कोई सरकारी टेंडर का काम करते हैं, सरकार में कोई काम आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आज आपको धन लाभ होगा। और अगर आप व्यवसायी हैं तो बिजनेस पर आपका पूरा फोकस रहेगा। लेकिन भाई, बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि होने के बावजूद बुध के अस्त होने के कारण जीवन संगिनी या जीवन साथी के साथ किसी बात पर मतभेद हो सकता है। और अगर पहले से आपको स्किन डिजीज है तो वो आपको परेशान कर सकती है। आपको चाहिए कि नैतिकता के दायरे में रहें, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हल्का पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कर्क राशि की बात करें उससे पहले जानते हैं कर्क राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुंबई से हमारे साथ हरलीन जी जुड़ गई हैं। हरलीन जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से प्रश्न कीजिए। हेलो। हाँ बेटा। प्रणाम पंडित जी, चरण पर। खुश रहो। तुम्हारा तो खूब फोन गुड लग मॉर्निंग जाता मैम। है। क्या हुआ पंडित जी? तुम्हारा तो खूब फोन लग जाता है। हाँ पंडित जी, आपकी कृपा से। पता नहीं मेरा कितने लोग जन्म ऐसे साल मिलते हैं जो 2008 कहते हैं पंडित जी। जिंदगी में मेरा फोन ही नहीं लगा। और हरलीन का फोन साल में एक बार जरूर लगना है। चलो बताओ। मेरा जन्म साल 2008 है पंडित जी। जी। और मेरे 2 प्रश्न हैं पंडित जी। मैंने आपको फरवरी में भी फोन लगाया था, जी। तभी मैंने आपको अपने 12th के रिजल्ट के बारे में पूछा था कि वो कैसा आएगा। तो अभी रिजल्ट आया पंडित जी, तो बहुत अच्छा आया। मुझे बहुत मान सम्मान मिला आपके बताए उपाय करने से। धन्यवाद बेटा। तो अभी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने मुझे बीबीए करने बोला है, तो मुझे मेरे जो अभी मैं जो कॉलेज में 11th 12th कर रही थी उसी में करना चाहिए कि दूसरा लेना चाहिए? नहीं, कॉलेज बदलने और न बदलने में तो कोई फर्क नहीं है। लेकिन तू बीबीए एमबीए अगर करेगी बेटा तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि तू बहुत ऊंचाई पे जाएगी। लेकिन बीबीए किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से करना और एमबीए कैट के थ्रू करना, ये बात मेरी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल बहुत है। तुम्हारे अंदर ईश्वरीय कृपा बहुत ज़्यादा है। अगर तुम पढ़ाई पर जरा सा फोकस कर दोगी तो सामान्य बच्चा जो 2 घंटे में करेगा वो तुम 1 घंटे में कर सकती हो। बशर्ते इतना है कि हरलीन, जब तक विद्यार्थी जीवन में रहना तब तक अपने आप को तपस्वी मानना, तब तक अपने आप को तपस्या करने वाली मानना। मत अपने को लड़की मानना, मत अपने को लड़का मानना, और ना ही सुख और विलासिता संबंधी किसी वस्तु का उपभोग करना। सिर्फ और सिर्फ जैसे उतने ही संसाधनों का उपयोग करना
जिससे जीवन का निर्वाह हो जाए। कोई वस्तु ऐसी नहीं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो श्रृंगार की वस्तु हो, चाहे वो खान पान की वस्तु हो, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो लग्जरी में आती हो। बिल्कुल उसका उपयोग मत करना। जितना उपयोग करना हो वो केवल शिक्षा के ही क्षेत्र में अपने समय का उपयोग करना। आपका भविष्य मंगलमय है बेटा। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप फिर जब फ़ोन करोगी तो आप निश्चित रूप से गुड न्यूज़ दोगी और आप सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ती जाओगी। जय माँ विंध्यवासिनी। अलीन, हम भी आपके मंगलकारी जीवन की बहुत कामना करते हैं। चलिए कर्क राशि का राशिफल जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार उनको और करना होगा क्योंकि इस वक्त कालचक्र की एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। सासाराम बिहार से हमारे साथ वंदना जी जुड़ गई हैं। वंदना जी, बहुत स्वागत है आपका। अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। जय माँ विंध्यवासिनी। पंडित जी, खुश आपकी रहो। बातों पर बहुत हमको भरोसा है। गुड मॉर्निंग मैम। पंडित जी, मेरा 2 सवाल है। पहला है मेरी बेटी के बारे में। मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 27 जनवरी 2015, दिन मंगलवार, दिन में 1:30 बजे पंडित जी हुई है। पंडित जी, इसको किस क्षेत्र से हम पढ़ाई कराएं ताकि इसको सफलता मिले? ये कौन सा एक ही पूजा कोई बताए, कौन सा ही पूजा करे ताकि वो आगे चलकर अपना लक्ष्य प्राप्त करे? और पंडित जी, अपने पैर पर आगे चलकर खड़ी होगी कि नहीं पंडित जी, ये बता दे आप। और दूसरी सवाल है मेरी मायके वाली माँ का तबीयत पंडित जी बहुत ज्यादा खराब रहता है। उसका सर में काफी सारा दर्द रहता है पंडित जी, बहुत अस्वस्थ महसूस कर रही है आजकल। पंडित जी, कोई ऊपरी बाधा है क्या भूत प्रेत का? पंडित जी कुछ बता दें और उसका कुछ उपाय बता दे पंडित जी। पूजा पाठ तो अब नहीं करती है, पहले बहुत पूजा पाठ की है, अब नहीं करती है पंडित जी। अब वो ऐसा क्या करे? ठीक है, मैंने सुन लिया बेटा, आपका प्रश्न सुन लिया। आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उसके आजीविका भाव में बृहस्पति है, और अगर देखा जाए तो चंद्रमा से 10वें भाव का भी स्वामी बृहस्पति है। आप अपने बेटी को हर समय शिक्षा के क्षेत्र में ही सफलता के लिए प्रोत्साहित करिएगा। शिक्षा के क्षेत्र का मतलब ये नहीं कि प्राइमरी की टीचर बना दीजिएगा। हाँ, उसे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, प्रोफेसर, पीएचडी, ऐसे मतलब उसके दिमाग में अभी से आपको डालना चाहिए। क्योंकि बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जब उसके आजीविका भाव पे है तो ऐसे लोग ज्ञानार्जन के द्वारा धनोपार्जन करते हैं। ऐसे लोग ज्ञान के द्वारा धनोपार्जन करते हैं। और ज्ञान का तात्पर्य यहाँ है लोगों को शिक्षा बांटना, लोगों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। ये आपके बेटी के करियर के लिए परम कल्याणकारी मार्ग है। अभी आपकी बिटिया तो 11 साल की है, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना है कि अगर आपने परवरिश अच्छी किया और उसकी देख रेख ठीक से किया तो निश्चित रूप से ये अपने जीवन में सफल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जहाँ तक आपने अपने माताजी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा है तो देखो, बहुत स्पष्ट सी बात है, माताजी के ऊपर कुछ ऊपरी बाधा का असर है जिसके कारण इनको मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कष्ट मिलता है। अगर माताजी चाहती हैं कि इनका शारीरिक कष्ट दूर हो जाए तो माताजी को गाय का घी, शहद, चीनी और काला तिल, ये 4 चीज मिला करके 108 बार रोज सुबह सूर्योदय के समय गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए। अगर ये गायत्री मंत्र से रोज हवन करना शुरू कर दें तो आप देखिएगा 6 महीने के अंदर इनका स्वास्थ्य नवयुवती जैसा हो जाएगा। जैसे नौजवान लड़कियां होती हैं वैसा हो जाएगा, क्योंकि ऊपरी बाधा समाप्त हो जाएगी। और अगर हवन नहीं कर सकती हैं और ऊपरी बाधा समाप्त करना है तो उसके लिए एक उपाय है। वो उपाय ये है कि 10 बार रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दें। अगर 10 बार रोज सुबह और शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो निश्चित रूप से 100 दिनों के अंदर ही ऊपरी बाधा का प्रकोप समाप्त हो जाएगा। ये भी अगर ना कर पाएं तो एक चांदी की ताबीज में, चांदी के यंत्र में हनुमान जी के पैरों पर जो तेल और सिंदूर का लेप होता है उसको किसी पुजारी से उठवा करके उसको यंत्र में भरवा करके और उसका ढक्कन बंद करके लाल धागे में गले में धारण कर लें और एक 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण करें, जिसे सोते जागते समय कभी न निकालें, जिसे शुद्ध अशुद्ध अवस्था में हर समय धारण करके रखें। निश्चित रूप से इससे उन्हें लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी।
तो चलिए कर्क राशि वालों का इंतजार अब खत्म करते हैं और बताते हैं उनको आज का उनका राशिफल कैसा रहेगा, आज का उनका पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, कर्क राशि के जातकों को बताऊं कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस समय शनि के साथ मीन राशि में गोचर कर रहा है, तो ये विषयोग बना हुआ है और आपके धन भाव में केतु महाराज बैठे हुए हैं। तो ऐसे में अगर आज आप किसी को पैसा उधार देते हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं वो वापस नहीं मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका प्रमोशन होगा, पत्नी और बच्चों से सहयोग मिलेगा, सेहत में सुधार की संभावना है, वाहन सावधानी से चलाएं, किसी मंदिर में देसी घी का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आपको बता दें कि आज कालचक्र के माध्यम से हम बता रहे हैं कि जिन लोगों के शरीर के किसी भी भाग में तिल है तो तिल आपके कल की जानकारी आपको कैसे देता है। तो जिन लोगों के नाक, हाथ और पैर पर तिल होता है उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है ये भी जानकारी पंडित जी से लेंगे। लेकिन इस वक्त पुणे से रेखा जी कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। हाँ पंडित जी, मेरे 2 सवाल है। एक मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछना है और दूसरा मेरे घर के बारे में पूछना है। बड़े बेटे का जन्म 3 अक्टूबर 2002 को 10:05 में हुआ है पंडित जी। उसकी सगाई देख रहे हैं, लड़कियां सब बड़ी ही मिल रही है, कोई 3 साल बड़ी, कोई 5 साल बड़ी, उसकी लेवल में कोई लड़की नहीं मिल रही है पंडित जी। आप बताइए उसकी सगाई कब होगी, लड़की कैसे मिलेगी। और दूसरा सवाल पंडित जी मेरे घर के बारे में। हम पुणे में रहते हैं, जमीन हमारे राजस्थान में है। हमने घर बनाना शुरू किया था 2018 में, अभी तक घर पूरा नहीं हुआ और हम साल में एक ही बार जाते हैं। तो जैसे घर के अंदर चमगादड़ बहुत सारे हो गए हैं और घर पूरा हो ही नहीं रहा है, सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई है। पंडित बताइए प्लीज हमारा घर कब तक बनेगा और चमगादड़ का हम क्या करें। देखो बेटा, इसके बारे में तो मैं कहना चाहूँगा कि जहाँ तक बेटे के विवाह का प्रश्न है तो अभी तो इसका 24 साल हो रहा है। इसके विवाह का योग 26वें साल में है। अभी आप कुछ जल्दबाजी कर रही हैं और शनि सूर्य की स्थिति द्वितीय द्वादश की है। अगर अभी फरवरी मार्च 2028 तक विवाह हो भी जाता है तो इस विवाह का भविष्य बहुत अच्छा नहीं रहेगा। ज्योतिष के आधार पर मैं तो यही कहूँगा कि फरवरी मार्च 2028 के बाद ही इसका विवाह करना चाहिए और अच्छी लड़की मिल जाएगी, सुयोग्य लड़की मिल जाएगी। लेकिन अभी जल्दबाजी करने से केवल और केवल गलत फैसला होगा, कोई सही फैसले पर आप नहीं पहुंच पाओगे। और दूसरी बात, आप अपने बेटे से कहिए कि दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्त्रोत का एक मंत्र है, ओम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। इसके पहले ओम क्लीम जोड़ लें और मंत्र के अंत में क्लीम ओम जोड़ दें। ओम क्लीम पत्नीम मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम। अगर इस मंत्र का 10 माला जप आपके सुपुत्र 1 साल लगातार कर दें तो इन्हें निश्चित रूप से देव दुर्लभ सुंदर भाग्यशाली कन्या के साथ पाणिग्रहण होगा। जहाँ तक आपने अपने घर के बारे में प्रश्न पूछा है तो आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध हस्त है। आप जिस जमीन पर घर बना रही हैं वो जमीन काफी हद तक दूषित है। उस जमीन पर अगर आप घर बनाना चाहती हैं तो आप थोड़ा सा समय निकाल करके वहां जाइए और किसी अष्टमी तिथि पर उसी घर के अंदर 5 ब्राह्मणों को बुला करके दुर्गा सप्तशती के 9 पाठ करवाइए और हवन करवाइए और उसके बाद में तब आप उस निर्माण कार्य में तेजी करिए। निश्चित रूप से आपका घर बन जाएगा। जहाँ तक चमगादड़ की बात है तो उनका प्रवेश न हो ऐसी व्यवस्था करिए। जहाँ उन्हें स्थान मिलेगा वहाँ वो तो पंछी हैं, जाएंगे। तो उनके लिए दरवाज़ा खिड़कियाँ जब लग जाएंगी तो उनका जाना आना बंद हो जाएगा। लेकिन अभी आपको बता रहा हूँ कि जिस स्थान पर आपका घर बन रहा है वहाँ निश्चित रूप से मुझे उच्चाटन की क्रिया दिखाई दे रही है, जिसके कारण वहाँ जाने पर आप लोगों का मन नहीं लगता है और वहाँ जिस आदमी को आप काम सौंपती हैं वो बहुत जल्दी उस काम को अधूरे पर छोड़ के भाग जाता है।
तो ये सारी स्थितियां हैं। इसके लिए आपको वहाँ नवचंडी का पाठ करवाना चाहिए और जब तक मकान पूर्ण न हो तब तक वहाँ आपको रहना चाहिए। अगर आप रह नहीं सकती हैं, वहाँ देख रेख कर नहीं सकती हैं मकान निर्माण तक, तो फिर पैसा लगाना बेकार है, क्योंकि मकान में कोई न कोई असुविधा और कोई न कोई वहाँ पर टोटका होता रहेगा और उससे परेशानी बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बता रहे हैं कि कैसे तिल से ये जाना जा सकता है कि आपका आने वाला कल कैसा होगा। शरीर में तिल ये भी बताते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होगा। अगर आप भी अपने या दूसरों के बिहेवियर को जानना चाहते हैं तो बने रहिएगा काल चक्र के साथ। अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके नाक पर तिल होता है। ऐसे लोग किस स्वभाव के होते हैं और इनका आने वाला कल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, नाक पर तिल यानी नाक पर गुस्सा बैठा रहता होगा। गुस्सा तब बैठता है जब नाक का आगे वाला हिस्सा थोड़ा ऊंचाई लिए हुए होता है, थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, और तब नाक पर तिल होता है तो हर समय ऐसा आदमी ज्वालामुखी होता है। लेकिन अगर नाक तोते की तरह है और नाक लंबी और नीचे की तरफ झुकी हुई है और उस पे तिल का निशान है, तब वो बुरा नहीं है। तब ऐसा व्यक्ति अपने मान सम्मान के प्रति हर समय जागरूक रहेगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिससे उसके सम्मान पर प्रश्न चिन्ह हो। लेकिन अगर नाक थोड़ी सी आगे की तरफ उठी हुई है, मतलब सीधी आ रही है और एकदम अंत में ऊपर की तरफ उठ गई है और उस पर तिल का निशान हो, तो ऐसा आदमी 1 नंबर का पाखंडी, 1 नंबर का धूर्त और 1 नंबर का अहंकारी होगा। ऐसे आदमी की किसी से ना बनने वाली है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। समझ रहे हो? हाँ, अगर तिल न भी हो और नाक उठी हुई हो तो ऐसा आदमी छोटी छोटी बातों को भी अपने प्रतिष्ठा से जोड़कर रखता है, और ऐसा व्यक्ति बहुत जल्दी लोगों को अपने दुश्मन की श्रेणी में वर्गीकरण कर देता है। ऐसे लोग बहुत कम लोगों को ही ये कह पाते हैं कि मेरे शुभचिंतक हैं, नहीं तो पूरी दुनिया इनको दुश्मन ही दिखाई देती है। इनसे अगर बात करिए तो 2 बात आपको एक कॉमन बोलेंगे, इस संसार में न मेरे साथ घर वाले हैं, न बाहर वाले हैं, न कोई है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ संसार में। ये बात जिनके मुंह से निकले तो समझ लेना, क्यों? कोई अकेला इस संसार में नहीं है। सबके साथ परमपिता परमेश्वर हर समय है। वही आपके जन्म के समय थे साथ में, वही मृत्यु के समय तक साथ में रहेंगे। न कोई साथ में जाने वाला है, न कोई साथ में आया है, और हर समय परमेश्वर है। अगर व्यक्ति ये कहे कि प्रभु के अलावा मुझे किसी का आश्रय नहीं है, तो ये बात तो शोभा देने की बात है। लेकिन अगर आदमी ये कहे कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं बिल्कुल निरीह हूँ, तो इसका मतलब उसने भगवान की सत्ता को इनकार कर दिया है। अगर तुम्हारे साथ कोई नहीं है तो तुम्हारे आंखों में देखने की ज्योति किसने दी है? तुम्हें जो भोजन करते हो उसको मल बनाने की, मूत्र बनाने की शक्ति किसने दी है? तुम जिस सूरज की रोशनी में देखते हो उस सूरज की रोशनी तुम्हें किसने दी है? अरे भगवान तो हर समय साथ में है। सुख और दुख ये तो एक सिक्के के 2 पहलू हैं, और सुख और दुख तो होता ही नहीं है कुछ। सुख दुख तो मानसिक भ्रांति है, दिमाग की भ्रांति है। जिसमें कोई सुख मानता है उसी में कोई दुख मानता है। जिसमें एक गृहस्थ व्यक्ति सुख मानता है उसी का त्याग करके एक विरक्त सुख मानता है। समझ रही हैं? देश काल परिस्थिति के अनुसार लोग दुख और सुख की कल्पना करते हैं। तो कहने का आशय यह है, अगर किसी व्यक्ति के नाक के प्रारंभिक स्थान पर ठीक बीच में तिल हो तो ऐसा व्यक्ति कल्पनाशील होता है। लेकिन ये तब जब नाक के ऊपर तिल होगा या मध्य में तिल होगा, तब मतलब ऐसा आदमी किसी काम को क्रिएटिव तरीके से करना पसंद करेगा। अगर किसी व्यक्ति की नाक पर बाईं ओर तिल हो तो कलात्मक तरीके से कार्य करने वाला होता है। ऐसे लोग कई बार अपने काम को करके दूसरों को चौंका देते हैं। इनके कई प्रेम संबंध हो सकते हैं, लेकिन पुरुषों के, स्त्रियों के अगर बाएं तरफ होगा तो ऐसा कुछ बुरा नहीं होगा। शादी के बाद अपने जीवन साथी के प्रति ऐसे लोग समर्पित रहते हैं। नाक पर तिल होता है तो ऐसे लोग ज़्यादा यात्राएं करते हैं,
सीधे हाथ की ओर नाक के ठीक नीचे तिल हो तो व्यक्ति उच्च विचारों वाला होता है। ऐसे लोग रहस्यमयी होते हैं, अपने राज किसी को जाहिर नहीं होने देते। इनका भाग्य उत्तम होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, तिल को लेकर ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन इस बीच जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन। आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में यद्यपि अभी केतु विराजमान है, लेकिन आपका राशि स्वामी सूर्य इस समय 29 अंश 7 कला पर मेष राशि में विराजमान है, जो कल गोचर कर जाएगा वृषभ राशि में। और आपके व्यय भाव का स्वामी चंद्रमा वो आपके अष्टम भाव में शनि के साथ विराजमान है। इसका मतलब घर के रख रखाव पर, घर के सामान पर कुछ जरूरत से ज़्यादा खर्च होने की संभावना बनी हुई है। लेकिन आपके भाग्य स्थान में सूर्य और मंगल की युति आपको आगे बढ़ने के संकेत दे रहे हैं। आप अपने जीवन में विकास के पथ पर आगे बढ़ेंगे। पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। लेकिन अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आंख से जुड़ी कोई बीमारी भी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसाय करते हैं तो आपको अपने वर्किंग प्लेस पर 1 मिनट के लिए भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और हाँ, सूर्य को जल दे करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि वालों की बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। एटा से हमारे साथ रजनीश जी जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना प्रश्न कीजिए। पंडित जी चॉइस पर। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरे 2 बेटे हैं। एक बड़ा बेटा का जन्म 4 मार्च 2000 रात्रि 11:30 बजे। जी। छोटे बेटे का जन्म 11 जून 2002 को हुआ है। और इनके भविष्य के बारे में एक बीकॉम करके तैयारी कर रहा है बैंकिंग की, एक बी फार्मा कर रहा है। और इनके भविष्य के बारे में जानकारी चाहिए और मेरे भविष्य के बारे में। देखिए, बड़े बेटे का भविष्य तो अच्छा है। ये अपने जीवन में बिना आपके सहयोग के अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि द्वितीय सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य हैं, उनका इत्थसाल है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इसी साल जुलाई अगस्त के बाद उसके जीवन का काफ़ी हद तक भविष्य स्पष्ट आपको दिखाई देने लगेगा। छोटे बेटे के बारे में जो प्रश्न है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि द्वितीय सप्तमेश शुक्र है, बृहस्पति से इत्थसाल नहीं है, लेकिन इसराफ भी नहीं है। ऐसे में छोटा बेटा टैलेंटेड है, लेकिन अभी वो 24 साल का है। उसे आप क्यों ना पुलिस में, पुलिस इंस्पेक्टर में, सीआरपीएफ में, सीआईएसएफ में, ऐसे किसी विभाग में भेजने के लिए प्रेरित करें। ऐसे लोग सुरक्षा में बहुत अच्छा काम करते हैं और ऐसे लोगों का जीवन बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग बड़े साहसी, हिम्मती और क्रिएटिव फील्ड में दक्ष होते हैं। बहुत पढ़ने में तेज तो नहीं होते हैं, बहुत पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, लेकिन ऐसे लोग किसी भी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निर्वाह करते हैं। और छोटे बेटे को आपको कहना चाहिए कि वो मंगलवार को कम से कम हनुमान मंदिर जाया करे और हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया करे, जिससे उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसे किसी की नज़र न लगे और वो विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, अब जानते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसी रहेगी इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। आइए जानते हैं। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध इस समय अष्टम मृत्यु स्थान में बैठा हुआ है, अस्त भी है। तो मैं चाहूँगा कि आज आप किसी को पैसे उधार ना दें। नौकरी में प्रमोशन और इंक्रीमेंट दोनों के संयोग बने हुए हैं। कारोबार में आपको मुनाफा भी होगा अगर आप व्यवसायी हैं, और दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका भी मिलेगा। लेकिन अगर आप बेवजह का स्ट्रेस लेंगे तो आपकी सेहत खराब हो सकती है। गुस्से में आकर कोई काम ना करें। भगवान सूर्य की उपासना करें, हो सके तो सूर्याष्टक का पाठ करें, और नहीं तो कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र बोल दें।
शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए आज कालचक्र के माध्यम से पंडित जी आपको बता रहे हैं कि आपके शरीर के किस भाग में तिल होना क्या कहलाता है, ये बता रहे हैं। तो अब उसी के मद्देनजर अलग अलग उंगलियों पर तिल होना किस और इशारा करता है, आखिर इन लोगों का स्वभाव कैसा होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, उंगलियों पर तिल होना ये क्या कहता है? जिस व्यक्ति के अंगूठे पर तिल होता है वो कार्यकुशल, व्यवहार कुशल, न्यायप्रिय होता है। देखिए, अब अंगूठे में भी 3 भाग है, एक सबसे नीचे का, एक मध्य का, एक ऊपर का। अगर नीचे के भाग में तिल होगा तो ऐसा आदमी जरूरत से ज़्यादा कामुक होगा। अगर मध्य भाग में तिल होगा तो ऐसा व्यक्ति जिस चीज़ की इच्छा करेगा उसको वो चीज़ प्राप्त हो जाएगी। और अगर अंगूठे के ऊपरी हिस्से में तिल का निशान होगा तो ऐसा व्यक्ति जिस चीज़ का चिंतन करेगा उसको हासिल करके ही दम लेगा। तो कहने का मतलब है, अगर इसी तरह से इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति विद्यावान, गुणवान और धर्मान होता है। लेकिन ये तब ज़्यादा फलित होता है जब किसी व्यक्ति की अनामिका उंगली से तर्जनी बड़ी हो। प्रायः आप देख लीजिए 90% लोगों के हाथ में ये उंगली बड़ी होती है, अनामिका बड़ी होती है, रिंग फिंगर बड़ी होती है, जिसमें शादी की उंगली पहनी जाती है, शादी की अंगूठी पहनी जाती है, ये बड़ी होती है, और ये छोटी होती है अंगूठे के बगल वाली। लेकिन अगर ये बड़ी है और ये छोटी है तब आप मान के चलिए कि ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला, और इस उंगली पर अगर तिल का निशान है तो ऐसा व्यक्ति समाज को सही दिशा और दशा दिखाने वाला होता है। लेकिन ऐसे लोगों के विरोधी भी होते हैं। जिस व्यक्ति के मिडिल फिंगर में, शनि की उंगली में तिल होता है वो पूरी जिंदगी सुखी रहते हैं और उनका जीवन शांतिपूर्ण रहता है। जिस व्यक्ति की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में तिल का निशान होता है जो सूर्य की उंगली है, ये लोग ज्ञानी होते हैं, यशस्वी होते हैं, धनी होते हैं, पराक्रमी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, विद्वान होते हैं। और अगर कनिष्ठिका उंगली पर तिल का निशान है तो व्यक्ति के पास खूब संपत्ति होती है, लेकिन जीवन संघर्षों से भरा होता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं तुला राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। तुला राशि पर सूर्य, बुध, मंगल 3 ग्रहों की दृष्टि है। तुला राशि का स्वामी शुक्र इस समय मृत्यु भाव में गोचर कर रहा है वृषभ राशि में, लेकिन आज ही इसका स्थान परिवर्तन होने वाला है। मैं आज आपको कहना चाहूँगा कि बुध की स्थिति को देखते हुए और मंगल की स्थिति को देखते हुए अगर आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे शेयर में, चाहे कमोडिटी में, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज पैसा लगाने से कहीं बचिए। आज आपके साथ ऑनलाइन स्कैम भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। हाँ, अगर साझेदारी में कोई काम है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, भाई बहनों में प्रेम बढ़ेगा। बाहर के खान पान से आपको अलर्ट रहना चाहिए, इससे आपके सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। किसी भी काम में आलस्य नहीं करना चाहिए। आज क्या, रोज आपको महालक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए तिल को लेकर आगे भी खास जानकारी पंडित जी आपको देंगे, लेकिन इस वक्त एक कालचक्र के दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदौली से आयुष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आयुष जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सुखी रहिए भैया। हाँ पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 18 जुलाई 2005 जी। मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं, और मेरी लाइफ कैसी रहेगी। और मेरे पिताजी हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ हम लोग को मालूम नहीं है। वो मेडिकल का शॉप करते हैं, तो उनका शॉप कैसा चलेगा, उनके बारे में जानना। और देखो, ऐसा है बेटा आयुष कि तुमने प्रश्न किया है नौकरी के लिए। मंगल शनि की द्वितीय द्वादश स्थिति इस बात का संकेत करती है कि सरकारी नौकरी का योग नहीं है। तुम्हें तकनीकी क्षेत्र में अपनी आजीविका के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए और तकनीकी क्षेत्र में तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे 10वें भाव का स्वामी शनि अभी अगले 5 साल तक
अच्छी स्थिति में नहीं रहने वाला है, तो कैसे माना जाए कि तुम्हें सरकारी नौकरी मिल सकती है। दूसरी बात, पिताजी के बारे में जो आपने प्रश्न किया है, पिता भाव का स्वामी बृहस्पति स्वगृह को देख रहा है। पिताजी अच्छे व्यक्ति हैं। ये बात अलग है कि उनके भाग्य स्थान में राहु बैठा हुआ है, उनका भाग्य उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह से काम करना चाहिए। अगर आपके पिताजी रोज राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना शुरू कर दें और ये उपाय 2-4 सालों तक लगातार जारी रखें, तो मेडिकल के फील्ड में ही उन्हें नए आयाम मिल जाएंगे और वो अपने जीवन के लक्ष्य को भी प्राप्त कर पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो जिन लोगों के हाथ पैर हथेली या ठोड़ी पर तिल होते हैं, ऐसे लोगों का नेचर और फ्यूचर कैसा होता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, अब ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? देखिए, सही बात तो यह है कि मनुष्य का शरीर बड़ा रहस्य भरा हुआ है। मैं तो ये कतई नहीं कह सकता कि मुझे संपूर्ण जानकारी है मानव की, लेकिन जो शास्त्रों में इधर उधर से पढ़ा है, जो गुरुजनों के मुंह से जूठन मिली है, जो महापुरुषों के मुंह से सुना है, वही हम आपके सामने कहते हैं। ये हम नहीं दावा करते हैं कि हमारी बात आखिरी बात है। इसी तरह से अगर पुरुष के दाहिने पैर पर तिल हो और वो अंदर की तरफ तिल हो, तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और सही यात्रा करने वाला होता है। लेकिन अगर यही दाहिनी तरफ, दाहिने पैर में बाहर की तरफ तिल हो, तो ऐसे व्यक्ति की अनावश्यक यात्राएं भी होती हैं। अगर दाहिनी हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति बलवान होता है, लेकिन मुट्ठी बंद हो जाए उसके अंदर। बाईं हथेली पर तिल हो तो व्यक्ति खूब खर्च करता है, यहाँ तक कि कभी कभी ऐसे व्यक्ति अपनी भावना के कारण अपने को आर्थिक संकट में भी डाल लेते हैं। दाहिनी भुजा पर तिल हो तो ऐसा व्यक्ति चक्रवर्ती सम्राट होता है, और बाईं भुजा पर अगर तिल हो तो ऐसा आदमी हर समय दुश्मनों के षड्यंत्र का शिकार होता है। दाहिने भुजा पर तिल हो तो ये प्रेम का परिचायक है। ऐसे लोग अपनी पत्नी से अटूट प्यार करते हैं। बाईं छाती पर तिल होने से स्त्री हमेशा किसी न किसी बात पर झगड़ा करती है। अगर किसी व्यक्ति के माथे पर तिल हो तो बलवान होता है। जिस व्यक्ति की ठोड़ी पर तिल होता है वो अपनी स्त्री से अधिक प्रेम नहीं करते। जिस व्यक्ति की गर्दन पर तिल होता है वो बहुत आराम पसंद लोग होते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। आज बहुत दिलचस्प जानकारी पंडित जी दे रहे हैं। और पंडित जी, हो सकता है आप ये जो जानकारी दे रहे हैं ना, हर कोई अपने शरीर के तिल जो है वो बैठ के देख रहा होगा कि कहाँ कहाँ तिल है। ये सही कह रही हो तुम। तो चलिए अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय मेष राशि में आपके छठे भाव में गोचर कर चुका है। ऐसे में भाई, आज आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ सकता है। कारोबार में आपके डिसीजन के कारण कुछ नुकसान हो सकता है। सगे भाई से मतभेद हो सकता है। थकान बनी रहेगी। किसी भी विवाद से आपको दूर रहना चाहिए। और आज किसी वृद्धाश्रम में कुछ दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए ब्रेक पर जाने का वक्त आ गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। जालंधर से लता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। लता जी, बहुत स्वागत। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। की डेट ऑफ बर्थ है 1998। किसकी डेट ऑफ बर्थ है? 4वां महीना सुबह 5 बजे ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਪੰਡਿਤ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ पंडित जी, कुछ बना रहा पंडित जी, शादी का दस्तो कोई। आपकी कोई बात नहीं समझ में आई है। आप अगर हिंदी में बोल सकती हैं तो मैं जवाब दे दूंगा। बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 1998। बेटी की डेट ऑफ बर्थ 1998। ठीक है।
1998 11वां महीना सुबह 5 बजे। ठीक है, सवाल पूछिए। पंडित जी शादी के बारे पूछना चाहनी मैं कने मंगलीत है कि के गल के शादी का बना हुआ कुछ भी। हाँ, शादी ठीक का है। योग अब बना हुआ है। आप शादी के लिए अगर प्रयास करेंगी तो 2 जून से लेकर के अगले साल फरवरी तक इनका विवाह हो जाएगा, बशर्ते आप प्रयास करिए। और बेटी से कहिए कि बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े पहन करके केले के पेड़ में जल और हल्दी डाले, केले के पेड़ के नीचे एक दिया जलाए और केले के पेड़ के नीचे भीगी हुई चने की दाल और गुड़ का प्रसाद चढ़ाए। बाद में वो प्रसाद उठाकर किसी गाय को खिलाए। 16 बृहस्पतिवार ये उपाय करने पर उसे अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। भाग्य भाव का स्वामी सूर्य पंचम भाव में है। अभी तो सब कुछ आपका मंगलमय है। कम से कम आज रुका हुआ पैसा भी मिलेगा, लेकिन कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने में थोड़ी सी समस्या महसूस हो सकती है और परिवार के बुजुर्गों से भी किसी बात पर मतभेद हो सकता है। लेकिन आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी से विवाद करने से आपको बचना चाहिए और भगवान श्री हरि की पूजा करनी चाहिए। अगर आपको पाठ करना आए तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो मकर राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, लल्ला पांडे जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। लल्ला पांडे जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से गुरु जी से अपना सवाल कीजिए। अच्छा, पंडित जी चरण छुआ। हाँ, सदा सुखी। पंडित जी 2 बेटियां हैं हमारे, तो एक बड़ी है अक्षता, छोटी रितिका। बड़ी का जन्म तिथि है 27 जून मंगलवार शाम को 6:15 पर, और छोटी का है 11 अगस्त 2002 12 बजे दिन में। तो इन पढ़ती हैं, बड़ी हो गई हैं, किस लाइन में इनको तरक्की मिलने के चांस है सरकारी नौकरी में? चलिए मैं बताता हूँ। आपकी बड़ी पुत्री भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य और मंगल की स्थिति एक साथ है। बड़ी बेटी में आपके बहुत टैलेंट है और इसको आप जैसी परवरिश देंगे वैसा ये बन सकती है। ये सरकारी नौकरी में भी जा सकती है, प्रशासनिक सेवा में भी जा सकती है, और यदि इसे टाइपिंग या कंप्यूटर का कोर्स करवा दिया जाए तो ये बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। और सूर्य और बुध की युति के कारण मैं ये कह सकता हूँ टीचिंग वगैरह के जॉब में तो ये चुटकी बजा के सिलेक्ट हो सकती है। छोटी बेटी के बारे में जहाँ तक आपने पूछा है तो लला जी ऐसा है कि अच्छी है, लेकिन इसकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है। इसको खास करके एलर्जी की बार बार समस्या होती है, लेकिन बहुत ही इनोसेंट लड़की है। इसको आपको चाहिए कि कलात्मक क्षेत्र में आप इसे आगे बढ़ाएं। निश्चित रूप से उसमें इसको सफलता मिलेगी। और अगर हो सके तो शुक्र से 10वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। रस रसायन औषधि मेडिकल से संबंधित कोई अगर इसकी एजुकेशन आप करवा सकते हैं तो उत्तम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब जानते हैं मकर राशि का राशिफल। जानते हैं मकर राशि वालों की किस्मत आज क्या कहती है और उनका भाग्य आज कितना मजबूत है, आइए जानते हैं। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी शनि इस समय 3य भाव में चंद्रमा के साथ विराजमान है और आपके 7वें भाव का स्वामी चंद्रमा है। तो ससुराल से कुछ आज आपको धन लाभ हो सकता है, चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी निश्चित रूप से थोड़ा सावधानी पूर्वक अगर निर्णय लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और घर के सदस्य आपकी मदद करेंगे, रोगों से मुक्ति मिलेगी। खुद को सही साबित करने की कोशिश ना करें। मंदिर में केले का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है।
जय मां विंध्यवासिनी। और मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि का राशिफल जानने की, तो जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। कुंभ राशि में राहु की स्थिति है, धन भाव में शनि है, पैसे के लेन देन में भाई सावधानी बरतिए, कारोबार में उतार चढ़ाव आ सकता है, बच्चों की चिंता सताएगी, आपकी सेहत खराब हो सकती है, अपनी जबान पर नियंत्रण रखिए, शनि मंदिर में सरसों का तेल दान करिए, शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी है। जय मां विंध्यवासिनी। और मीन राशि के राशिफल को जानने की अब बारी, तो जानते हैं मीन राशि वालों का राशिफल आज क्या कहता है। आइए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि इस समय गोचर ये है कि आपके राशि में शनि और चंद्रमा एक साथ विषयोग बना रहे हैं, लेकिन आपके चतुर्थ भाव का स्वामी बुध द्वितीय भाव में होने के कारण, बृहस्पति से इत्तेसाल करने के कारण ये बात का संकेत है कि आज आपको मां या अपनी सास से कुछ लाभ मिल सकता है। नौकरी में स्थिति सामान्य रहेगी, परिवार के साथ समय बिताएंगे। कमर का दर्द परेशान कर सकता है, जल्दबाजी में कोई काम मत करिए। लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कराइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। पे चलिए अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि खरीदारी से कैसा हमारा खजाना भरा रह सकता है। पंडित जी, खरीदारी से खजाना भरा रह सकता है या ये तो कम हो जाएगा खरीदारी? नहीं, खजाना भरा रहता है। जैसे धनतेरस के दिन आप जब भी मतलब कि कोई चीज़ खरीदते हैं, चाहे लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा खरीदते हैं, चाहे चांदी का सिक्का खरीदते हैं, चाहे सोना खरीदते हैं, चाहे दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, चाहे श्रीयंत्र खरीदते हैं, चाहे कुछ भी आप खरीदते हैं, तो वो एक रूप से आपके घर में महालक्ष्मी के ही रूप में आते हैं। अच्छा। और जब उनकी आपने स्थापना कर दिया तो आपका कोष कैसे खाली होगा, आपका खजाना कैसे खाली होगा। तो इसी तरह से जब आप किसी शुभ मुहूर्त में, जैसे सोमवार को चावल या एक्वेरियम आपने खरीद लिया तो ये ठीक है, मंगलवार को किचन का सामान या लाल वस्तुएं आपने खरीद लिया तो ये ठीक है, बुधवार को स्टेशनरी या पढ़ने लिखने वाला कोई सामान खरीद लिया तो ये ठीक है, गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लिया तो ये ठीक है, शुक्रवार को पर्स या सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं खरीद लिया तो ये ठीक है, शनिवार को कपड़े खरीद लिया तो ये ठीक है, रविवार को तांबे की वस्तुएं खरीद लिया तो ये ठीक है। इन सब चीज़ों से महालक्ष्मी की कृपा बनती है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी के साथ आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा विषय बहुत दिलचस्प लगा होगा। कल एक फिर नए विषय और आपकी ढेरों परेशानियों को दूर करने के लिए हम उपाय लेकर आएंगे पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिएगा न्यूज़ 24। नमस्कार।